अध्याय 126 निराशा की बिच्छू गुफा। रात शांति से गुजरी और सार्थक ने टीम की मदद के लिए किसी भी अतिशक्तिशाली क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। वास्तव में अगर उसने ऐसा किया भी होता तो शायद वह इतने सारे दुर्लभ जीवों को पकड़ नहीं पाता। दूसरी ओर सार्थक इन सभी दुर्लभ जीवों को रखने के बारे में सोच रहा था। उसका 9 पूंछ वाला मेंटिस श्रिम्प अभी भी अपने पूर्ण रूप से विकसित होने से बहुत दूर था। सैकड़ों दुर्लभ जीव खिलाने के बावजूद उसकी पूंछ का आकार 3 से बढ़कर 6 ही हुआ था। उसका अनुमान था कि 9 पूंछ वाले मेंटिस श्रिम्प को उसके पूर्ण रूप में विकसित करने के लिए उसे कम से कम 100 और दुर्लभ जीवों की आवश्यकता होगी। सुबह सभी लोग प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के मैदान के केंद्र में इकट्ठा हुए। सार्थक को देखते ही गुलोंगियो क्रोधित हो गया। उसने सार्थक की ओर इशारा करते हुए कहा, मोटे, तीसरे मछली पकड़ने के मैदान में मुझसे मत मिलना, वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। सार्थक ने डर का नाटक करते हुए अपना पेट खुजाया और बोला, अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गया। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। क्या हुआ? क्या आपको कुछ हो गया? क्या मछली भाग गई? गुलोंगियो की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। वह कल रात जल्दी में निकला था और उसने मछलीघर को बिल्कुल भी नहीं देखा था। जब उसने सुबह उसे देखा तो उसे अंदर कुछ मछलियों की हड्डियां और केकड़ों के छिलकों का ढेर मिला। गांव का मुखिया जमीन पर उतरा और अपनी टीम के सामने खड़ा हो गया। सार्थक ने पास ही में खड़े किन्हाये और अन्य लोगों की ओर देखा और पाया कि उनमें से कई घायल लग रहे थे और पूछा, ग्राम प्रमुख, चाचा किन और अन्य लोगों को क्या हुआ? ग्राम प्रधान ने सार्थक की ओर देखा और कहा, हम तियानशिन गांव में घुस गए थे। मछली को लेकर वहां थोड़ी कहासुनी हो गई थी, लेकिन इस बार आप लोगों ने अच्छा काम किया। वांग बयियू के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। 17 लोग लापता हैं। ग्राम प्रधान, क्या ऐसा हो सकता है? गांव के मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, उनमें से कुछ लड़ने में सक्षम नहीं थे और समय से पहले ही पीछे हट गए। सार्थक में हर कोई दंग रह गया। एक ही दिन में 17 लोगों ने प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया। और ये तब हुआ जब टीम का नेतृत्व एक शीर्ष मछुआरा कर रहा था। कुछ ही देर बाद आकाश में बैठे शहर के मेयर ने घोषणा की। इस परिणाम में पहला स्थान तियानिक्सिन गांव का है, जिसमें 37 दुर्लभ जीव हैं, जिनमें से 21 दुर्लभ जीव कनिष्ठ समूह में हैं। सार्थक और बाकी सब लोग तुरंत चौंक गए। अमृता ने हैरानी से कहा, इतने सारे कैसे हो सकते हैं? उन्होंने ये कैसे किया? वांग बयियू, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि तियानशिन गांव के लोग सीधे साधे नहीं हैं, और फॉन किंग तो उससे भी कहीं ज्यादा सीधी सादी है। द्वितीय स्थान तियानशुई गांव, 32 दुर्लभ जीव, जिनमें से 20 जूनियर समूह के दुर्लभ जीव हैं। किन हाई ने सार्थक की ओर देखते हुए कहा, बुरा नहीं था, हमने उनसे लड़ाई की और हम में से कोई भी पीछे नहीं हटा। बस अफसोस की बात है कि इसमें बहुत समय लग गया। तीसरा स्थान तियानयुई गांव, 30 दुर्लभ जीव, जिनमें जूनियर समूह के 10 दुर्लभ जीव शामिल हैं। चौथा स्थान तियानहुओ गांव, 28 दुर्लभ जीव, जिनमें से 9 जूनियर समूह में दुर्लभ जीव हैं। पांचवां स्थान तियानयांग गांव, 24 दुर्लभ जीव, जिनमें जूनियर समूह में 4 दुर्लभ जीव शामिल हैं। आठवां स्थान तियान्यू गांव, 17 दुर्लभ जीव, जिनमें जूनियर समूह के 4 दुर्लभ जीव शामिल हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तियान्यू गांव की हमेशा की तरह सबसे निचली रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा कि तियानफेंग और तियानमू के साथ भी हुआ। हालांकि तियानशुई गांव के उभरने से यह प्रमुखता में आ गया और कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तियानिक्सिन ग्राम युवा समूह। फॉन किंग, मैंने सुना है कि तियानयांग गांव और तियानशुई गांव के बीच झड़प हुई थी। गुलोंगियो के पास दुश्मन से 2 गुने लोग थे, लेकिन उसे सिर्फ 4 दुर्लभ आत्मा मछली मिली। इससे पता चलता है कि वह मोटा आदमी वाकई साधारण नहीं है। फॉन किंग के पीछे खड़ी एक लड़की हंसते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर वे आसान नहीं है? दूसरा मैच तो हमारे घरेलू मैदान पर है। हमारी टीम में 2 स्पिरिट चेजिंग श्रिम्प और 1 ट्रेजर डिगिंग फिश हैं। क्या आपको लगता है कि वे हमें हरा सकते हैं? फॉन किंग, हम लापरवाह नहीं हो सकते। कम से कम दूसरे मैच में तो हम उन्हें हमसे भिड़ने नहीं देंगे। मुझे विश्वास है कि तियानयांग गांव के नेतृत्व में अन्य गांवों के युवा समूह भी उनसे नहीं भिड़ेंगे। पहले और दूसरे मैच के बीच लगभग कोई आराम का समय नहीं था। कस्बे के मुखिया ने कहा, दूसरी लड़ाई बेहद खतरनाक होगी। न तो 8 ग्राम प्रमुख और न ही मैं पानी के अंदर जाकर आपको परेशान करेंगे, न ही हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अपनी जान की कदर करें। उनके भाषण समाप्त होने के बाद भीड़ फिर से तितर बितर हो गई।
वांग बाइयू, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां कुछ अवसर हो सकते हैं। सार्थक, कहाँ? वांग बाइयू, अग्नि स्रोत की भूमि। रूपेश, मैंने सुना है कि वह जगह खतरनाक है। वांग बाइयू, खतरा और अवसर साथ साथ मौजूद होते हैं। सार्थक का मोटा चेहरा हिल उठा और उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम संख्या में कम हैं। मैं उस अग्नि झरने के बारे में जानता हूं जिसका तुमने जिक्र किया, यह कोई रहस्य नहीं है, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। सार्थक और जियान किन का प्रशिक्षण पहले सप्ताह तक सामान्य और प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्रों के मिश्रित इलाके में ही हुआ। उसके बाद सारा प्रशिक्षण प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में ही हुआ। सार्थक ने प्रथम श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्रों के लगभग हर कोने का पता लगाया और यहां तक कि उसका नक्शा भी बनाया। फायर स्प्रिंग उसके नक्शे में पानी के नीचे स्थित एक ज्वालामुखी मात्र था, जो पानी के नीचे की खदानों के बाद छठे स्थान पर था। सार्थक, मेरे साथ आओ। सार्थक द्वारा वर्णित स्थान पर पहुंचने से पहले समूह ने 700-800 मील की उड़ान भरी। चेन किंग, सार्थक, कृपया हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः भर दें, अन्यथा समुद्र में जाते ही हम मछलियों का भोजन बन जाएंगे। सभी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, लेकिन उनके चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। ये सचमुच समुद्र की यात्रा थी, एक ऐसा मामला जिसमें मृत्यु दर अत्यंत अधिक थी। अमृता बेहद घबराई हुई थी। वह सार्थक के करीब रही और बोली, तुम्हारे शरीर पर इतनी चर्बी है, तो तुम शिकार तो नहीं बनोगे ना? सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसी बातें हैं? क्या मैं खाने की चीज दिखता हूँ? सब चुप रहे। तुम तो बिल्कुल खाने की तरह दिखते हो। तुम्हारे आसपास होने से हमें ज्यादा आराम मिलता है क्योंकि हम पतले हैं और तुम मोटे। सार्थक ने एक नक्शा निकाला और कहा, मेरे शोध के अनुसार जिसके ठीक नीचे हम अभी हैं, वह बिच्छू गुफा होनी चाहिए। जब सभी लोग अभी भी नाम पर विचार कर ही रहे थे, तभी जिया वुशुंग ने अचानक कहा, सार्थक, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? तुम हमें लेवल 1 फिशिंग ग्राउंड में स्थित वीरान बिच्छू गुफा में ले आए हो। रूपेश और बाकी लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। कहाँ? वीरान बिच्छू गुफा, वह पौराणिक प्रथम श्रेणी का मछली पकड़ने का स्थान जिसे वीरान बिच्छू गुफा के नाम से जाना जाता है, जहां 10 में से 9 लोग मर जाते हैं। अमृता ने भयभीत होकर कहा, क्या हम नहीं जा सकते? समुद्री बिच्छू, मैंने उन्हें शहर में देखा है, वे बहुत डरावने और जहरीले होते हैं। उनकी पूंछ तो और भी खतरनाक होती है, वे डंक मार सकते हैं। सार्थक ने सबको अजीब नजरों से देखा और कहा, सज्जनों, हम खजाने की खोज पर हैं। खजाने की खोज हमेशा खतरनाक होती है, और आपको किसने बताया कि यह खतरनाक जगह है? ये सरासर बकवास है। वांग बइयू का चेहरा गंभीर था। वीरान बिच्छू गुफा हमेशा से ही बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्रों में प्रसिद्ध रही है। ऐसा नहीं है कि इसे कभी किसी ने खोजा ही नहीं है। कई माहिर मछुआरे वीरान बिच्छू गुफा में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सार्थक, क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ खजाना है? सार्थक मुस्कुराया और बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे गलत तरीका अपना रहे हैं। इस दुनिया की सबसे अच्छी चीजें अक्सर सबसे खतरनाक जगहों पर ही मिलती हैं। आप चाहें तो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर आप खुद कहीं और जाकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। बेशक, अगर आपको इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं अकेले नीचे जा सकता हूं। एक पल के लिए सब चुप हो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम अकेले बिच्छू की गुफा में जाओगे तो क्या गांव का मुखिया हम सबको मार नहीं डालेगा? अमृता, क्या सचमुच कोई खजाना है? शियागनान, सार्थक, हालांकि हमारे पास 1 दर्जन से अधिक लोग हैं, लेकिन जेडी के लिए बिच्छू गुफा को भेदने के लिए यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। शिया वुशुंग, मुझे लगता है सार्थक की बात सही है। बिच्छू गुफा बदनाम है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम यहां अवसरों की तलाश में आएगी। लेकिन शायद यहां वाकई अवसर हो। आखिरकार यह एक ऐसी जगह है जहां कई सालों से किसी ने कदम नहीं रखा है। वांग बइयू ने सार्थक को गौर से देखा और कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं। सार्थक ने भीड़ पर नजर गड़ाते हुए कहा, क्या कोई ऐसा है जो नहीं जा रहा? जो लोग नहीं जा रहे हैं वे मछली पकड़ने वाली नाव पर पहरा देने के लिए रुक सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां मिलने वाले खजाने में से कुछ भी नहीं मिलेगा। शियागनान, तो चलिए चलते हैं। आप सब इतने बहादुर और निडर हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है? सार्थक, 1 मिनट रुकिए। सब लोग, सार्थक, मेरे संदेश का यहीं इंतजार करो। नीचे जाने से पहले कुछ तैयारियां करने के लिए मैं 1 घंटे के लिए बाहर जाऊंगा। अमृता, तुम कहाँ जा रहे हो? सार्थक, हम अपनी ताकत से बिच्छू की गुफा को भेद नहीं सकते। मैं जाकर राक्षसों को लुभाता हूँ।
सार्थक के जाने के बाद जिया वुशुंग ने कहा, क्या आप लोगों ने गौर किया है कि सार्थक आजकल अजीब व्यवहार कर रहा है? रूपेश ने उपहास उड़ाते हुए कहा, वह हमेशा से ही अजीब रहा है। शिया वुशुंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, रुको, आजकल सार्थक मुझे हमेशा इतना रहस्यमय और अथाह एहसास क्यों देता है? अमृता, थोड़ा बहुत। मैं अब पहले जितनी मूर्ख नहीं रही। वांग बयू हंसते हुए सिर हिलाया और बुदबुदाया, क्या वह पहले बेवकूफ था? बेवकूफ तो तुम हो। सार्थक लंबे समय से इस जेडी बिच्छू के अड्डे को नष्ट करना चाहता था। जहां बिच्छू का अड्डा होता है, वहां स्वाभाविक शत्रु भी होते हैं। 300 मील दूर पानी की चींटियों का एक घोंसला था जो सार्थक का लक्ष्य था। पानी में रहने वाली चींटियों के घोंसले मार्च करते हुए पानी के टिड्डों के समान होते हैं, जो एक बहुत ही आदिम समुद्री जीव है, लेकिन उन पर हमला होने या भोजन से लुभाए जाने पर भी वे मार्च करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। लिटिल ब्लैक ने आसानी से एक मछली, झींगा, कीड़े और केकड़े को हरा दिया जो सार्थक के पास परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में सार्थक गुफाओं से भरे समुद्र तल पर पहुंच गया। अपने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा की चमक लिए सार्थक ने ऊर्जा की धाराएं बिखेरी और देखते ही देखते समुद्र तल हथेली के आकार की जलीय चींटियों से भर गया। प्रभाव को सही पाते हुए सार्थक ने तुरंत ऊर्जा की मात्रा बढ़ा दी। जब सार्थक बुवाई करता था तो वह हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जा का एक गोला जमीन में फेंकता था, क्षैतिज विस्फोट बल को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करता था और इसे भूमि को उपजाऊ बनाना माना जाता था। इसी क्षण समुद्र तल पर अचानक हलचल मच गई। आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था और अनगिनत जलीय चींटियां अपने बिलों से बाहर निकल आईं, मानो किसी ऐसे जीव की तलाश में हो जो उन पर हमला कर सके। सार्थक तेजी से तैरकर दूर चला गया और उसने चींटियों के घोंसले को कई बार उपजाऊ बनाया। तभी समुद्र तल पर रेंगती हुई चींटियों का एक काला झुंड उस पर झपटा। अध्याय 127 बैंगनी पूंछ वाला बिच्छू राजा। आधे घंटे बाद सार्थक जेडी स्कॉर्पियन गुफा में लौटा। बिना सोचे समझे उसने जोर से आध्यात्मिक ऊर्जा के कई बड़े गोले बाहर फेंके। टकराना। पानी की सतह से कभी कभार बुलबुले उठते थे। शिया वुशुंग, पानी के अंदर क्या हुआ? वांग बयू, ऐसा लगता है जैसे कुछ ढह गया हो। फुफकार। अचानक हौंफता हुआ एक व्यक्ति पानी से नाव पर कूद पड़ा। उसने एक ही बार में 300 मील की दूरी तैरकर तय की थी और सार्थक बुरी तरह थक चुका था। अमृता की आंखें चौड़ी हो गईं। सार्थक, तुम पानी से बाहर कैसे निकले? सार्थक, मत पूछो, सब लोग पानी में हैं। सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत सार्थक के साथ पानी में कूद गए। कुछ मिनट बाद अमृता और उसके साथियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने क्या देखा? हजारों की संख्या में जलीय चींटियां समुद्री बिच्छुओं के साथ एक दूसरे को नोच रही थीं। उनके शव लगभग पूरे समुद्र तल पर फैले हुए थे और हर जगह चींटियों के खोल बिखरे पड़े थे। सभी ने सार्थक को लगातार बिच्छू की गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करते हुए देखा। कुछ ही मिनटों में जमीन कई बार कांप उठी और समुद्री बिच्छू निकलने लगे। कुछ डरपोक मछलियां चुपके से तैरकर वापस लौट चुकी हैं। शिया वुशुंग और बाकी लोग हैरानी से देखते रह गए। तो तुम सिर्फ पानी की चींटियों को लुभाने गए थे? यह आदमी कैसे बच गया? सार्थक ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और जिया वुशुंग और उसके मानव चेहरे वाले केकड़े की ओर इशारा किया। तब शिया वुशुंग को समझ में आया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत उनके चारों ओर एक छोटा सा भ्रम पैदा कर दिया, जिससे लोगों का चेहरा छिप गया। सार्थक ने समूह को लड़ने का इशारा किया और सबकी धड़कनें थम गईं। क्या वे सचमुच समुद्री बिच्छुओं से लड़ने जा रहे थे? लेकिन अब वहां सिर्फ समुद्री बिच्छू ही नहीं, बल्कि अनगिनत जलीय चींटियां भी थीं। सार्थक मुस्कुराया और उंगलियां चटकाईं और 4 मीटर लंबा एक विशालकाय मेंटिस झींगा प्रकट हो गया। बहुत खूब। सब लोग हैरानी से देखते रह गए। क्या सच में सार्थक के पास कोई अनुबंधित आत्मा राक्षस था? और वह एक मेंटिस झींगा था। झींगा रितेन ने जमीन में गड्ढा खोदा और अपनी पूंछ को घुमाकर समुद्री बिच्छुओं के एक समूह को कई टुकड़ों में बिखेर दिया। सब लोग दंग रह गए। सार्थक मानो बिच्छू के बिल में जा रहा था। एक पल के लिए वे झिझक गए, क्या उन्हें उसका पीछा करना चाहिए या नहीं। जब सभी लोग हिचकिचा रहे थे, तब अमृता सबसे पहले तैरकर नीचे गई और सार्थक के पीछे पीछे उस छेद में उतर गई। शिया वुशुंग और शियांग नान ने एक दूसरे को देखा और उनके पीछे पीछे चले गए, लेकिन कुछ लोग वापस सतह पर तैरकर आ गए। सार्थक मजाक कर रहा था, वह सबको मौत के मुंह में धकेल रहा था। रूपेश ने चारों ओर देखा और पाया कि 5 लोग पहले ही तैरकर वापस आने लगे थे। उसने दांत पीसते हुए उनके पीछे न जाने का फैसला किया। वह इतना खतरनाक काम नहीं करेगा।
झींगा रितियन एक गड्ढा खोद रहा था। दरअसल गड्ढा खोदना आसान था, उसमें पहले से ही समुद्री बिच्छू द्वारा छेद किए गए थे। झींगा रितियन आसानी से उसमें छेद कर सकता था। अचानक सार्थक को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ थपथपाई है। पीछे मुड़कर देखने पर वांग बयू का चेहरा तनावपूर्ण था जब उसने सार्थक के हाथ पर लिखा, विशैला। सार्थक ने जवाब दिया, चिंता मत करो। जब सार्थक ने बैंगनी रंग का समुद्री जल देखा तो उसने तुरंत एक सफेद समुद्री शैवाल निकाला। सफेद शैवाल में भारी मात्रा में बैंगनी गैस प्रवाहित हुई। जैसे जैसे समूह गहरे पानी में आगे बढ़ता गया, उन्हें अधिकाधिक समुद्री बिच्छू दिखाई देने लगे। सौभाग्यवश जिया रितियन पहले ही एक बड़े समूह को नष्ट कर चुका था और जो बच गए उन्हें वांग बयू और उसके साथियों ने मार डाला। अचानक सार्थक ने समूह को रुकने का इशारा किया। जब सभी अभी भी असमंजस में थे, तभी उन्होंने देखा कि झींगा अचानक रुक गया और ऐसा लग रहा था जैसे उसके 6 पैर बल लगा रहे हों। टकराना। 6 पूंछें तेजी से निकलीं और झटपट जंजीरों में बदल गईं, जिन्होंने 3 आपस में जुड़ी गुफाओं को भेद दिया। वहां 7 या 8 मीटर लंबी बैंगनी लाल पूंछ वाले एक विशाल बिच्छू को जिया रितियन के 2 मुक्कों ने दूर फेंक दिया। सार्थक की आंखों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि नाम बैंगनी पूंछ वाला बिच्छू राजा, स्तर 28, गुणवत्ता दुर्लभ, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 340 अंक, उपभोग के प्रभाव उपभोग के लिए नहीं, संग्रहणीय वस्तु बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू का विष, अवशोषक। सार्थक मुस्कुराया, संसाधनों की होड़ कैसी, मैं तो इसे कब से पकड़ना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकता, बस दिक्कत यह है कि मेरे पास कोई मदद नहीं है। ये छोटे बिच्छू तो सच में बहुत परेशान करते हैं। और तो और झींगा राजा अभी सिर्फ 18वें लेवल का है। एक पौराणिक जीव भी बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू राजा का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता, उसे मेरे सहयोग की जरूरत है। सार्थक ने पीछे मुड़कर वांग बयू के हाथ पर लिखा, सब कुछ मिला दो, मुझे थोड़ा समय दे दो। वांग बयू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हम मछुआरों का एक समूह हैं और आप इतने बड़े बिच्छू को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सौभाग्य से सार्थक का मेंटिस श्रिम्प वहां मौजूद था, अन्यथा अगर वे सब मिलकर उस पर हमला करते तो शायद पल भर में ही वे सब मारे जाते। सार्थक अब भी सफेद समुद्री शैवाल को पकड़े हुए था, जो अब पूरी तरह से बैंगनी हो चुका था। तभी जब सार्थक ने बिच्छू के बिल के अंदर मिट्टी के नीचे से बैंगनी गैस के गुबार उठते देखे तो उसने तुरंत एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वांग बयू ने सार्थक को रोकने के लिए एक बड़ी ढाल खड़ी कर दी, जबकि पीले चेहरे वाले जिया वुशुंग ने उनके सामने एक मानव चेहरे वाले केकड़े को खड़ा कर दिया, जो बिच्छू राजा के लिए एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा था। अमृता, जियांग नान, चेन किंग और अन्य लोग घबराकर अपनी छड़ियों को कसकर पकड़े हुए थे और अपने चारों ओर मंडराते हंसते हुए बिच्छुओं को भगाने की कोशिश कर रहे थे। बैंगनी पूंछ वाला बिच्छू राजा भयानक लग रहा था। 9 पूंछ वाले मेंटिस झींगे को पहले ही कई बार डंक लग चुका था। वे ये कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे कि अगर बिच्छू राजा द्वारा मेंटिस झींगा को छेद दिया जाए तो क्या होगा, क्या वह तुरंत मर जाएगा। ... सार्थक अपना गड्ढा खोदते हुए बेहद उत्साहित था। सौभाग्य से बूढ़े जियांग ने उसे आध्यात्मिक पौधों का संपूर्ण विश्वकोश दिया था, जिसमें स्पष्ट जानकारी थी। बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू के घोंसले में वर्षों से जमा हुए विश्व से विचित्र विषफल का जन्म होता था। ये फल देखने में बहुत विषैला लगता था, लेकिन वास्तव में विषैला नहीं था। दरअसल इसे खाने वाले आम लोग लगभग सभी सामान्य स्तर के घातक विषयों के प्रति प्रतिरोधी हो जाते थे। बेशक इस फल को छूना आसान नहीं है। सबसे पहले तो फल की सतह पर तीव्र विषैले पदार्थ होते हैं, जो मानव शरीर में तेजी से प्रवेश कर जाते हैं और इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं। सार्थक के हाथ में जो सफेद शैवाल था, वह कोई साधारण शैवाल नहीं था। यह एक विषैला फूल था जिसे उसने उस सुबह मछली पकड़ने के नियमित क्षेत्र में विषैली जेलीफिश के झुंड में पाया था। यह एक अत्यंत निम्न स्तर का आध्यात्मिक पौधा था, जिसे नश्वर कहना भी उचित नहीं था। हालांकि विषैली जेलीफिश के झुंड पर लिपट कर जीवित रहने का कारण ये था कि इसमें विषों को अवशोषित करने की असाधारण क्षमता थी। इस समय तक समुद्री विष का फूल पूरी तरह से बैंगनी हो चुका था। सार्थक ने तुरंत उनमें से कुछ फूल निकाले और बैंगनी रंग के इन समुद्री विष के फूलों को उसने अपने शोधन स्थल में संग्रहित कर लिया। सार्थक ने जल्दी से खुदाई की और जल्द ही उसे अजीबोगरीब जहरीले फलों का एक गुच्छा दिखाई दिया। सार्थक तुरंत चौंक गया, वहां अंगूठे के आकार के सैकड़ों बैंगनी फल रहे होंगे। सार्थक ने झटपट सारे समुद्री जलकुंभी को उखाड़ दिया और देखा कि समुद्री जलकुंभी नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बैंगनी रंग में बदल रही थी।
1-2 विदेशी फलों का एक गुच्छा ही हाइड्रोकोटाइल वल्गारिस के 23 पौधों को शक्तिशाली जहर से दूषित करने के लिए पर्याप्त था। सार्थक ने विषैले फलों का गुच्छा तोड़ा, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अचानक एक पारदर्शी अंडा हिलता हुआ देखा। नाम उत्परिवर्ती बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू के अंडे। स्तर 0, गुणवत्ता असाधारण, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर 30 अंक। उपभोग के प्रभाव उपभोग के लिए नहीं। परिचय एक उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू का लावा, जो अंडे से निकलते ही अत्यंत विषैला होता है। अपने स्वामी को वश में करने के बाद मेजबान विष का एक गतिशील स्रोत बन जाता है और इसे वश में किया जा सकता है। अवशोषक। सार्थक तुरंत हैरान रह गया। हे भगवान, लगता है हमें खजाना मिल गया है। बिना कुछ कहे सार्थक ने उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू के अंडे उठाए और भाग गया। हालांकि सार्थक को एक प्रतिरोध का एहसास हुआ, मानो बिच्छू के अंडे किसी चीज से जुड़े हों, और फिर मिट्टी की परत ढह गई। सार्थक सबके सामने प्रकट हुआ, उसके एक हाथ में विषैला फल और दूसरे हाथ में उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू का अंडा था। फुफकार। बाहर वांग बयू और अन्य लोगों ने देखा कि बैंगनी पूंछ वाला बिच्छू राजा अचानक बेकाबू हो गया। एक जोरदार फुफकार के साथ उसका एक पंजा जियारितियन पर जोर से टकराया। टकराना। श्रिम्प सन ने परवाह नहीं की और तुरंत अपना हथौड़ा चलाया। दोनों टकराए और श्रिम्प सन हवा में उड़ गया, जबकि पर्पल टेल स्कॉर्पियन किंग का दूसरा पंजा टूट गया। लेकिन पर्पल टेल स्कॉर्पियन किंग ने इसे अनदेखा किया और सार्थक के ठिकाने की ओर बढ़ गया। वांग बयू ने तुरंत आगे का रास्ता रोकने के लिए अपनी ढाल उठा ली। कब एक ही वार में ढाल चकनाचूर हो गई और वांग बयू खून उगलते हुए पीछे की ओर जा गिरे। सार्थक ने तुरंत अमृता पर विषैला फल फेंक दिया, फिर वांग बयू को पकड़कर जिया वुशुन की ओर फेंक दिया। आग बबूला। फोड़ना। एक जोरदार धमाके के साथ पानी के नीचे की संरचना फट गई, जिससे सार्थक खून से लथपथ मुंह के कोने से बाहर की ओर उड़ गया। अपने स्वामी को घायल देखकर झींगा रितियन ने बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू राजा पर अपनी पूंछ से हमला किया, जिसने पलटवार करते हुए पूंछ से वार किया। दोनों विशालकाय कीड़े एक साथ हवा में उड़ गए। दौड़ना। सार्थक ने अमृता और अन्य लोगों को हाथ हिलाया, अपना मुंह खोला और बुलबुलों की एक लड़ी थूक दी। शिया वुशुन ने अमृता को खींचा और वे तेजी से पीछे हट गए। शियागनान, चेन किंग और जिया टोन के चेहरे पीले पड़ गए थे। अभी अभी बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू राजा की फुफकार के साथ ही बड़ी संख्या में बिच्छू अंदर घुस आए थे। समूह रास्ता साफ कर रहा था और देखते ही देखते गुफा टूटे हुए कवच से भर गई। सार्थक ने अपनी छड़ी उठाई, अपनी सारी कुशलता का प्रदर्शन किया और चिल्लाया, विलय करो। इस समय सार्थक को अपनी साधना के स्तर को दबाने की कोई परवाह नहीं थी। जियांग किन उसे आधे साल से प्रशिक्षण दे रही थी, उसे युद्ध कौशल सिखा रही थी, लेकिन जियांग किन को भी यह नहीं पता था कि सार्थक ने शिखर मत्स्य पालन मास्टर बनने के लिए लगभग 3 लाख आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। इसी क्षण एक आदमी, एक बिच्छू और एक झींगा के बीच लड़ाई छिड़ गई। अध्याय 128 वापसी। जल सतह। शिया वुशुन ने वांग बयू को पकड़ा और नाव पर कूद गई। शियागनान, चेन किंग, जिया टोंग और अमृता एक एक करके समुद्र से बाहर कूदे, लेकिन वे सभी घावों से लथपथ थे और अमृता के बाल बिखरे हुए थे। शियागनान सबसे गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन वह सबसे अच्छा योद्धा भी था और उसने लगभग अकेले ही बैंगनी पूंछ वाले बिच्छुओं के आधे समूह का सामना किया। शियागनान के पूरे शरीर पर 50 से कम घाव नहीं थे। मुझे जहर दिया गया है, क्या किसी के पास इसका एंटीडोट है? चेन किंग देख पर औंधे मुंह लेटा हुआ था, उसका चेहरा बैंगनी पड़ रहा था। किसने सोचा होगा कि एक विषनाशक भी लाना है? अमृता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आह आह आह। जब जिया टोंग ने देखा तो उसने पाया कि अमृता की बाहों, जांघों और पेट के निचले हिस्से में छेद किए गए थे और उसकी चोटें काफी गंभीर लग रही थीं। रूपेश और बाकी लोग तुरंत वहां जमा हो गए और जो कुछ उन्होंने देखा उससे स्तब्ध रह गए। सभी सदमे से हौंफने लगे। फुफकार। रूपेश, वांग बयू का क्या हुआ? शिया वुशुन, थका हुआ और बुरी तरह घायल, लेकिन सौभाग्य से मैं ठीक हूं। बोलने के बाद जिया वुशुन ने अमृता की ओर देखा, सार्थक कहाँ है? अमृता ने सिसकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लगता है उसकी उस बड़े बिच्छू से लड़ाई हो गई। शिया वुशुन ने झटपट एक गोली की बोतल निकाली और कहा, पहले खून बहना बंद करो और घावों को ठीक करो। रूपेश और बाकी लोग अविश्वास से एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर अमृता के हाथ में मौजूद जहरीले फलों के गुच्छे पर पड़ी, जिनकी संख्या 100 से अधिक थी। रूपेश, अमृता, तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई आध्यात्मिक फल? रूपेश और बाकी सबने दबे स्वर में हैरानी जताई।
ये सब कैसे हुआ? उन्होंने फलदार पेड़ कैसे उखाड़ा? हे भगवान, सैकड़ों आध्यात्मिक फल, ये तो अविश्वसनीय था। घायल होने के बावजूद अमृता ने दांत पीसते हुए कहा, और करीब मत आओ। हमें यही मिला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अमृता सचमुच मूर्ख नहीं थी। सार्थक ने अंत में जो कुछ भी फेंका होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। हालांकि वह फल को पहचान नहीं पाए, लेकिन गहरे समुद्र में भला कौन सा आध्यात्मिक फल अलग होता। हर एक फल अनमोल और दुर्लभ था। रूपेश के पास उसे पाने का कोई मौका नहीं था। रूपेश और बाकी लोग उन्हें लेने में बहुत शर्म महसूस कर रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक फलों का वह गुच्छा इतना लुभावना लग रहा था कि रूपेश के मन में एक अजीब सा विचार आया। वे सब अब घायल थे, तो अगर मैं उन सबको मार डालूं तो क्या ये सारे आध्यात्मिक फल मेरे नहीं हो जाएंगे? लेकिन रूपेश हिचकिचाया, उसे लगा कि कहीं कोई ऊपर से उन्हें देख तो नहीं रहा है। खौंफते हुए शियांग नान ने कहा, धिक्कार है रूपेश, तुम सब हरामखोरों पर युद्ध के मैदान में भाग निकले। किसी ने तुरंत जवाब दिया, हमें न जाने का अधिकार है। आप सबको देखो, आप सब घायल हैं। वांग बयू गंभीर रूप से घायल है और सार्थक तो यहाँ तक अभी नहीं सका। ये सब तुमने खुद ही किया है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल सही, भले ही खजाने हो, वे जीवन के बराबर मूल्यवान नहीं हैं। जिया टोंग, धिक्कार है, अगर मैं अभी उठ पाता तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारकर जान से मार देता। चेन किंग, अगर तुम वहां नीचे गए होते तो अभी का नजारा बिल्कुल अलग होता। दोनों समूह गुस्से से आग बबूला थे। जिया वुशुंग, जिसे सबसे कम चोट लगी थी, बाकी लोगों के आगे खड़ा था। उसने अमृता के हाथ में आध्यात्मिक फलों के गुच्छे पर एक नजर डाली, फिर रूपेश और बाकी लोगों की लालची आंखों को देखा और तुरंत अपनी लंबी छड़ी उठाए। तुम्हारे मन में कोई बुरी सोच न होनी चाहिए। तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम सच में लड़े तो तुम में से कम 3 लोग मरेंगे। एक पल के बाद जिया टोंग, जियांग नान, क्या आप अच्छे हैं? शियांग नान, लगभग सो रहा हूं। खांसी, यह जहर थोड़ा तेज है। चेन किंग, धिक्कार है, प्रतियोगिता अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अगर हम हार नहीं मानते तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रूपेश, हमारे पास पहले से ही इतने सारे स्पिरिट फ्रूट्स हैं, हमारी जीत पक्की है। अगर हम छोड़ना चाहें तो क्या फर्क पड़ता है? अमृता काफी देर से रो रही थी, उसका चेहरा नीला बैंगनी पड़ गया था, लेकिन वह पानी को घूरती रही, वह लगभग हताश हो चुकी थी। वह विशाल बिच्छू बहुत डरावना था, उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। सभी को कमजोर होते देख रूपेश ने अचानक कहा, अमृता, मुझे वह आध्यात्मिक फल दे दो। रूपेश की आंखों में पागलपन झलक रहा था। इतना समय बीत चुका था, सार्थक शायद उठ नहीं पाएगा। यही उसका एकमात्र मौका था। इस समय केवल जिया वुशुन के पास ही लड़ने की शक्ति थी, लेकिन क्या वह अकेले 6 लोगों का सामना कर पाएगा? शिया वुशुन, रूपेश, बेवकूफी मत करो। अगर तुमने चोरी करने की हिम्मत की तो मैं किसी और को नहीं मारूंगा, सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। रूपेश, मुझे मार डालोगे? शिया वुशुन, तुम्हें भी जहर दिया गया है ना? तुम्हारे शरीर पर कम से कम 8 घाव हैं। मैं मानता हूं कि अपनी चरम अवस्था में तुम हम में से कई लोगों को आसानी से हरा सकते थे, लेकिन अब तुम अपनी कितनी ताकत जुटा सकते हो? रूपेश ने बाकी लोगों से कहा, सज्जनों, यह मत भूलिए कि संसाधन प्रतिस्पर्धा में हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वह हमारा ही होता है। जिया वुशुन चिल्लाया, विलय। रूपेश, मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगा। मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में जिया वुशुन निस्संदेह सबसे उत्कृष्ट था। अगर उसका सामना सार्थक से न हुआ होता तो वांग बयू तीसरा स्थान भी हासिल नहीं कर पाता। ये कहा जा सकता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों में वह लड़ने और सहनशक्ति दोनों में सबसे मजबूत है। उसे अब पहल करनी होगी और देर नहीं करनी चाहिए। अगर वह और देर करता है तो उसे डर है कि वह पलटवार नहीं कर पाएगा। कब टक्कर के झटके से रूपेश हवा में उछल गया और चिल्लाया, क्या देख रहे हो? वे तो शुरू ही कर चुके हैं, अभी भी क्यों देख रहे हो? अगर हम बाकी लोग नहीं हटे तो मैच खत्म होने के बाद भी वे हमेशा के लिए हमें नीचा देखते रहेंगे। उनके चेहरों के भावों में थोड़ा बदलाव आया। हो गया बेहतर। तादा, पलक झपकते ही मछली पकड़ने वाली नाव पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। जिया वुशुन सचमुच बहादुर था और अपने विशाल हथौड़े के वार से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए। जिया टोंग उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खड़े होने से पहले ही वह फिर गिर पड़ा। वह बस हौंफते हुए शिया वुशुन से बोला, अमृता को लेकर चले जाओ। हमारी चिंता मत करो। रूपेश ने हड़बड़ी में कहा, हम उन्हें जाने नहीं दे सकते।
अगर वे चले गए तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। श्रेया वुशुन को कदम दर कदम पीछे धकेला जा रहा था, उसे अनगिनत चोटें लग चुकी थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। वह असहाय महसूस कर रहा था और सोच रहा था, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं सकता। ... किसी को भी पता नहीं था कि दर्जनों मील दूर समुद्र में अचानक एक मोटा ताज़ा व्यक्ति पानी से बाहर कूद पड़ा। सार्थक हौंफ रहा था, लेकिन उसकी थकान उसके उत्साह को कम नहीं कर पाई। ये यात्रा बेहद फलदायी रही थी। 28वें स्तर के बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू राजा ने 9 पूंछ वाले मेंटिस झींगे को उसकी 7वीं पूंछ दी थी और उसका स्तर 1 अंक बढ़ा दिया था। सार्थक ने झींगा रितियन को छोड़ा और उसके खोल को थपथपाते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। उसके बाद सार्थक ने झींगा रितियन की पूंछ पकड़ी और उसकी तुलना अन्य पूंछों से करते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, एक राजा स्तर का दुर्लभ प्राणी दर्जनों साधारण दुर्लभ प्राणियों के बराबर है। चलो वापस चलते हैं। पिछले 6 महीनों में सार्थक ने जितने भी युद्ध लड़े थे, उनमें ये सबसे क्रूर तो नहीं था, लेकिन जियानकिन के साथ हुए युद्ध के विपरीत ये जीवन मरण का संघर्ष था। सार्थक जिया रितेन की ताकत को भली भांति जानता था। हथेली से भी छोटा एक साधारण सा झींगा भी 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से की गति से मुक्का मार सकता था और उसके एक ही मुक्के में 60 किलोग्राम तक का बल होता था। और अब जिया रितेन की ताकत तो अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी। उसके मुक्के की तात्कालिक गति इतनी तीव्र थी कि 28वें स्तर का बैंगनी पूंछ वाला बिच्छू राजा भी उसका सामना नहीं कर सकता था। उसका भार कम से कम 6,000 किलोग्राम रहा होगा। सार्थक सोचते हुए तेजी से पुनर्मिलन स्थल की ओर बढ़ा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो कोई न कोई जरूर घायल हुआ होगा, लेकिन उन्हें बच निकलने में कामयाबी मिल जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद सारे समुद्री बिच्छू उन्हीं पर हमला करने वाले थे। कौन लड़ रहा है? सार्थक के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह तेजी से वहां से चला गया। ... टकराना। श्रेया वुशुन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। वह अब और लड़ नहीं सकता था। उसने अपना वादा निभाया था और अकेले ही 3 लोगों को मार गिराया था। इस समय रूपेश भी गंभीर रूप से घायल था और 2 अन्य लोग बेहोश जमीन पर पड़े थे। हालांकि सबसे कुशल योद्धा भी भारी संख्या में दुश्मनों के सामने टिक नहीं सकता। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली या शक्तिशाली क्यों न हो, वह मानव आक्रमण का सामना नहीं कर सकता था। रूपेश घिसकते हुए अमृता की ओर बढ़ा। मुझे वह आध्यात्मिक फल सौंप दो। अमृता ने कसकर पकड़ रखा था। सपने देखते रहो, मैं इसे तुम्हें देने के बजाय फेंक देना पसंद करूंगी। रूपेश ने धमकी भरे लहजे में हंसते हुए कहा, इसे फेंकने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो बेहतर होगा। इस तरह मैं बिना किसी अपराधबोध के जमीन पर कब्जा कर सकता हूं। अमृता, रूपेश, दादाजी गांव के मुखिया तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। रूपेश फिर हंसा। एक बार दूसरे दौर में प्रवेश कर जाओ तो जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथों में होती है। सबके बीच केवल मुखिया ही सब कुछ जान सकता है। ग्राम प्रधान को कुछ भी पता नहीं चल सकता। हालांकि मुखिया को गांवों के बीच की लड़ाइयों की परवाह हो सकती है, लेकिन वह गांवों के बीच की लड़ाइयों की परवाह नहीं करेगा। रूपेश आगे बढ़ा और अमृता का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। अगर उसके पास ये सैकड़ों आध्यात्मिक फल होते तो ग्रैंड मास्टर एंगलर बनना उसके लिए बहुत आसान हो जाता। इतना ही नहीं, वह शायद जल्दी ही एक अच्छा मछुआरा भी बन जाता। कौन जाने। खैर, उसे फायदा तो हो ही गया था। अरे कमीने, छोड़ दे। उसी क्षण किसी ने रूपेश का पैर पकड़ लिया। रूपेश ने नीचे देखा तो उसे जियांग नान बेहोश पड़ी हुई दिखाई दी। हा, देखो तो जरा, अब तो तुम दूसरे दर्जे के मछुआरे भी नहीं हो। खैर, वैसे भी तुम्हें एक दिन मरना ही है, तो पहले तुम्हें विदा कर देता हूं। पफ। इतना कहने के बाद रूपेश ने जियांग नान की पीठ में चाकू घोंप दिया। अमृता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, दक्षिण जिया टोन, रूपेश कमीने, मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। रूपेश लगभग पागल हो रहा था। हाँ, तुम किससे लड़ोगे? बस मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, रूपेश की छड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा से जगमगा उठी, लेकिन जैसे ही रूपेश छड़ी घुमाने वाला था, 100 मीटर दूर से 2 ठंडी रोशनी निकली। कौन? फुफकार। इससे पहले कि रूपेश कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, 2 चाकुओं से उसे डेग पर जकड़ लिया गया। अगले ही पल सभी के आश्चर्य के बीच एक मोटा शरीर शून्य से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। एक मछुआरा जो हिलने ही वाला था कि वह अभी सदमे में ही था कि उसे एक डंडे से धक्का लगा। उसका पूरा शरीर डेग पर बिखर गया और उसकी छाती से बहुत खून बहने लगा। श्रेया वुशुन, धिक्कार है, तुम बदमाश। तुम अभी भी जिंदा हो।
जिया टोन बेहद खुश थी। सार्थक, उनमें से किसी को भी जाने मत देना। उनमें से किसी को भी भागने मत देना। रूपेश दंग रह गया। सार्थक वापस कैसे आ सकता है? ये कैसे हो सकता है? अमृता और बाकी सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अमृता फूट फूट कर रोने लगी। रूपेश दहाड़ते हुए बोला, उसे मार डालो। अगर नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे। अध्याय 129 विषैले लोग। सार्थक ने हाथ हिलाया और जिया रितिन, जिया वुशुंग और अन्य लोगों के सामने खड़ी हो गई। हिलो मत। मैं सिर्फ उसी को मारता हूं जिसने आदेश दिया है। अगर तुम हिले तो मैं उससे भी मार दूंगा। वहां खड़े दोनों आदमी भयभीत लग रहे थे। उनका शुरुआती उत्साह पल भर में गायब हो गया। यह मंटिस श्रिम्प स्पष्ट रूप से कोई साधारण वश में किया गया प्रेत प्राणी नहीं था। अगर यह एक साधारण मंटिस श्रिम्प भी होता तो भी यह कहना मुश्किल था कि क्या ये दोनों नौसिखिया मछुआरे इससे हरा सकते थे। सार्थक ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, बहुत बढ़िया। इतना कहने के बाद सार्थक के पैरों से बिजली चमकी और उसने रूपेश के पेट पर पैर रख दिया। सार्थक नीचे बैठ गया, रूपेश के चेहरे पर थपथपाया और बोला, क्या हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? मैं तो उन छोटी छोटी बातों को कब का भूल चुका था, लेकिन तुम उन्हें याद रखने पर तुले हुए हो और यहाँ तक कि उसी गांव के मछुआरे को जान से मारने की भी जिद कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तियानशुई गांव वापस ले जाऊंगा। जरा सोचो, लाखों लोगों द्वारा तुम्हें कोसने का मंजर कैसा होगा। सबके चेहरे कांप उठे। सार्थक ने रूपेश को इतनी आसानी से अपंग कर दिया था कि उसका पुनर्निर्माण संभव नहीं था। ये तो उसे मारने से भी बदतर था। रूपेश, जिसकी आंखें रक्त से लाल थीं और तीव्र घृणा से भरी हुई थीं, चिल्लाया, सार्थक, मुझे मार डालो। स्मैक। मरना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। एक थप्पड़ से रूपेश बेहोश हो गया। सार्थक ने बुदबुदाते हुए कहा, धिक्कार है, कितना परेशान करने वाला है। सार्थक ने पीछे मुड़कर जिया वुशुंग की ओर देखा, जिसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। तुम आध्यात्मिक फल क्यों नहीं खा रही हो? शिया वुशुंग, नहीं, मैं उसे नहीं जानती। सार्थक ने झटपट उन अनोखे विषैले फलों को उठाया और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक फल तोड़ते हुए कहा, इन्हें अनोखे विषैले फल कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से इन्हें खाने के बाद व्यक्ति सामान्य विषयों के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। जिया टोंग ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जल्दी करो, पहले जियांग नान को बचाने का कोई तरीका सोचो। शियांग नान के नीचे जमीन पर खून बहता देख सार्थक के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। एक पल के लिए सार्थक सचमुच मुड़कर रूपेश को मार डालना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे मारना उसके लिए बहुत आसान होगा। सार्थक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जियांग नान के शरीर में प्रवाहित किया, लेकिन उस व्यक्ति ने नामात्र की प्रतिक्रिया दी। उसने बस अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, एक कमजोर सी मुस्कान दी और उसकी सांसें धीरे धीरे उथली होती गईं। अंत में सार्थक ने आह भरी, उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू का अंडा निकाला और कहा, चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। मुझे पता है कि अनुबंधित आत्मा प्राणियों और उनके स्वामियों के बीच साझा जीवन की एक अवधारणा प्रतीत होती है। हालांकि कई लोगों के अनुबंधित आत्मा पशु मर गए, लेकिन उनके मालिक नहीं मरे, इसलिए वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। सार्थक ने गंभीरता से कहा, दक्षिण की ओर बढ़ो, इस उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू के अंडे को लो, अनुबंध पर जल्दी से हस्ताक्षर करो। सार्थक ने जियांग नान का हाथ पकड़ा और उसे उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू के अंडे पर रख दिया। तुम जीवित रहोगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। शियांग नान का मुंह खून और झाग से भरा हुआ था और वह लड़खड़ाते हुए अस्पष्ट शब्दों में कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जमीन और उसके हाथों पर लगा खून बिच्छू के अंडों में बहता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ ही क्षणों में एक नुकीले डंक ने बिच्छू के अंडे को भेद दिया और उसमें से एक नन्हा, पूरी तरह से बैंगनी रंग का बिच्छू निकला। जियांग नान ने ये देखा, हल्की सी मुस्कान दी और फिर तुरंत बेहोश हो गई। जिया वुशुंग, दक्षिण। जिया टोंग, अरे कमीने, तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और फिर भी मरना चाहते हो। सार्थक ने तुरंत कहा, वह अभी मरा नहीं है, वह बस बेहोश हो गया है। उसके घाव भर रहे हैं। शियांग नान के घावों को धीरे धीरे भरने में एक पूरी अगरबत्ती जितना समय लगा। सार्थक ने हल्के से सिर हिलाया, संबद्ध आत्मा जानवर कुछ हद तक जीवन शक्ति और ठीक होने की क्षमता तो दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। शियांग नान के बाहरी घाव ही ठीक हुए हैं और उसके घाव अभी भी बहुत गंभीर हैं। शिया वुशुंग, मेरे पास अभी भी कुछ इलाज की गोलियां बची हैं, मैं उन सभी को उसे दे दूंगा। सब काम खत्म करने के बाद सार्थक ने बाकी लोगों की तरफ देखा।
सार्थक अमृता के बगल में बैठ गया। उसके शरीर पर लगे घावों को देखकर उसका चेहरा सिकुड़ गया और उसने धीरे से कहा, गांव वापस जाकर मैं किसी से तुम्हारा इलाज करवा लूंगा और यह सुनिश्चित कर लूंगा कि कोई निशान न रह जाए। अमृता ने सार्थक को कसकर गले लगाया। वाह, मुझे लगा तुम मर गए। वाह, सार्थक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्र में मैं मरना नहीं चाहता और अभी तक कोई भी मुझे मार नहीं सकता। ये कहने के बाद सार्थक ने अमृता के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे लड़की कांप उठी और उसके रंग रूप में काफी सुधार हुआ। सार्थक ने सभी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया, फिर वांग बयू की ओर देखकर पूछा, क्या तुम बुरी तरह घायल हो? शिया वुशुंग, उसने उस विशाल बिच्छू के वार को सीधे झेला और उसकी ढाल चकनाचूर हो गई। उसे ठीक होने में शायद कम से कम 1 महीना लगेगा। सार्थक ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, मैं उसका ऋणी हूँ। शिया वुशुंग, तुम पर भी मेरा एक एहसान है। सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी आपका ऋणी हूँ। शिया वुशुंग ने हंसते हुए कहा, ये सब करना सार्थक रहा। सार्थक ने अपना पेट खुजाया, खड़ा हुआ और सामने बैठे 2 लोगों की ओर मुड़कर बोला, संसाधन प्रतियोगिता में अगर तुम अपने साथियों पर हमला करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूं। लेकिन तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तीसरे दौर में तुम में से हर एक को एक व्यक्ति को मारना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उसका हुआ है। सार्थक ने नाखून की प्लेट पर बने रूपेश की ओर इशारा किया। ऐसा नहीं था कि सार्थक मदद करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अपने 2 आदमी पहले ही घायल हो चुके थे और सटीक कहें तो जिया वुशुन की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। अगर वह उन दोनों को भी मार देता तो क्या वह तीसरे दौर में अकेले पूरे अखाड़े का सामना कर पाता? चेन किंग जैसे ही उठा, उसमें थोड़ी सी ताकत बची थी। धिक्कार है, वे आसानी से बच गए। जिया टोंग, हाँ, उन सबको मार देना चाहिए। खांसी। वांग बयू ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। खांसी, तुम वापस आ गए। सार्थक, कोई बात नहीं, आप वापस सो सकते हैं। वांग बयू को अब कोई परवाह नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बिखरने वाला हो। उसने अपनी आंखें बंद की और तुरंत सो गया, यहां तक कि हल्की खर्राटे भी ले रहा था। सब लोग। सार्थक ने सबकी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। हालांकि अभी काफी समय था, लेकिन उसे डर था कि खजाने की खोज रोकनी पड़ सकती है। आधे घंटे बाद आखिरकार सब कुछ थोड़ा संभल गया। जिया टोंग उठी और रूपेश को लात मारते हुए बोली, कमीने, हमारे गांव में ऐसा कमीना कैसे हो सकता है? चेन किंग, उसे मारना बंद करो वरना वह मर जाएगा। भूल जाओ, वह बस इतना ही रहेगा। यह मरने से भी बदतर है। सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, ठीक है, शांत हो जाओ। हम इस अजीब विषैले फल को बराबर भागों में बांट लेंगे ताकि तुम शांत हो जाओ। चेन किंग, ये ठीक नहीं है। तुम ये सब खुद लेकर आए हो। हम पहले ही खाना खा चुके हैं। जिया टोंग, हाँ, ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ छोटे बिच्छू ही पकड़ सकते हैं, उस बड़े बिच्छू को तो। अब भी हर कोई थोड़ा डरा हुआ था। वांग बयू को पहले से ही शक्तिशाली माना जाता था, वह एक कुशल योद्धा था। सबसे मजबूत रक्षा क्षमता वाला होने के बावजूद वह एक ही वार में लगभग मारा गया था। सार्थक, मुझे इतने सारे फलों की क्या जरूरत है? ये भले ही आध्यात्मिक फल हैं, लेकिन इनसे शक्ति नहीं बढ़ती। चलो इन्हें आपस में बांट लेते हैं और जो बांटे जा सकते हैं उन्हें दे देते हैं। वैसे भी हर किसी को सिर्फ एक ही फल खाना है। ज्यादा खाने से कोई लाभ नहीं होगा। भीड़ के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन अंत में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिर यह एक आध्यात्मिक फल था, आपत्ति करने का कोई कारण था ही नहीं था क्या? अमृता, मैं हॉट पॉट खाना चाहती हूँ। सब लोग। अमृता, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे हॉट पॉट खाना है। सार्थक अवाक रह गया। ठीक है, जब हम गांव वापस पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक कार्ड ले आऊंगा ताकि तुम वहां हर दिन खाना खा सको। अमृता बेहद खुश हुई। सचमुच? सार्थक ने बेबसी से कहा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने बारबेक्यू या हॉट पॉट खाने पर आपसे पैसे लिए हों। कोई बात नहीं, जब आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए तब खा लेना। अचानक अमृता ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए कहा, वह जाग गया है, जियांग नान जाग गया है। सार्थक ने झट से पीछे मुड़कर देखा, कैसा है? शियांग नान ने बड़ी मुश्किल से कहा, हे भगवान, हे भगवान, यह क्या अनुबंधित आत्मा राक्षस है। सार्थक ने इत्मीनान से कहा, अरे, ये तो बस एक उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू का अंडा है, जो दुर्लभ जीवों से कहीं अधिक उन्नत होना चाहिए।
श्रेया वुशुंग और आसपास के अन्य लोग ऐसे दिख रहे थे मानो उन पर बिजली गिर गई हो। श्रेया वुशुंग अवाक रह गई। नहीं सार्थक, तुम क्या कह रहे हो? सार्थक, उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू के अंडे। सभी चौंक गए और जियांग नान की ओर देखने लगे। नहीं, ये दुर्लभ नहीं है। सार्थक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छोटा सा जीव अब बैंगनी पूंछ वाला बिच्छू नहीं है। ये पूरी तरह से बैंगनी है, इसलिए यह निश्चित रूप से उच्च स्तर का बिच्छू होगा। जियांग नान स्तब्ध रह गई। सार्थक, तुम्हारा क्या हाल है? सार्थक हंसते हुए झींगा सम्राट की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं गर्भवती हूं। अब मैं इसका क्या करूंगी? सार्थक मन ही मन बड़बड़ा रहा था, ये क्या बकवास है। एक अजीब प्राणी, एक साधारण मछली पकड़ने के मैदान में इसका मिलना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। भला मुझे इस पर दया क्यों ना आए? बेशक मुझे दया आए, लेकिन ये सब किसी की जान बचाने के लिए था। आह! तभी सबकी नजर उस झींगे पर पड़ी जो अभी भी बाकी दो मछुआरों को घूर रहा था, और वे सब अवाक रह गए। श्रेया वुशुंग, मेंटिस श्रिम्प को उसकी पूंछ कहां से मिली? क्या तुम्हारी पूंछ भी उत्परिवर्तन है? सार्थक, बिल्कुल। श्रेया वुशुंग ने मुश्किल से निगलते हुए कहा, क्या तुमने इसे किसी मेंटिस झींगा के बिल से खोदा है? सार्थक ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है ऐसा ही है। श्रेया वुशुंग ने गहरी सांस ली। धिक्कार है, जगह जितनी खतरनाक होती है उतना ही बढ़िया सामान मिलता है। बिच्छू गुफा को पार करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मिल गया है ना। 2 घंटे बाद वांग बयू की नींद खुली और उसे यह खबर मिली। यह एक अपवाद है। अमृता, विचित्रताएं क्या होती हैं? वांग बयू ने कुछ ईर्ष्या के साथ कहा, मैंने सुना है कि सभी परग्रही प्रजातियां विचित्र प्राणी हैं, बहुत मजबूत हैं, दुर्लभ प्रजातियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं। अमृता की आंखें चौड़ी हो गईं, हमें कैसे पता नहीं चला? वांग बयू ने आंखें घुमाते हुए कहा, अगर आप और किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अजीबोगरीब जीवों के अलावा कुछ पौराणिक जीव भी हैं। ये सभी अजीबोगरीब जीव पहले भी प्रकट हो चुके हैं, कभी बहुत लोकप्रिय थे और बेहद शक्तिशाली थे। सार्थक आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सका, किंवदंती? क्या ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं है? वांग बयू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण उसकी भौहें सिकुड़ गईं। आपने कहा कि यह एक किंवदंती है, एक पौराणिक प्राणी वास्तव में कैसे प्रकट हो सकता है? सार्थक समझ गया था कि किंवदंतियां और कहानियां एक समान स्तर की नहीं होती। इस समय सभी लोग जियांग नान को ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे, ये सोचकर कि उसकी किस्मत चमक गई है। जियांग नान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उत्परिवर्तित बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू को बुलाया और कहा, सार्थक, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा ऋणी हूं। सार्थक ने अपना सिर हल्के से हिलाया। चलो इस एहसान को भूल जाते हैं। ये बस एक अजीब प्राणी है, हम इससे कभी न कभी फिर मिलेंगे ही। अमृता, मुझे इसे छूने दो। सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए। रुको, मैं बताना भूल गया, ये चीज जहरीली है, बहुत जहरीली है। अमृता, सार्थक ने धीरे से कहा, यह न केवल जहरीला है बल्कि जियांग नान भी अब जहरीला हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जियांग नान इसे दूर नहीं रखता, वह अभी एक जहरीला व्यक्ति है। दक्षिण की ओर, अध्याय 130। वह शायद खनन करने नहीं गया होगा, है ना? सभी घायल हो चुके थे और सार्थक का खजाने की खोज जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार जेडी स्कॉर्पियन गुफा से पहले ही काफी कुछ हासिल हो चुका था, हालांकि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। जहाज पर सवार कुछ लोग घायल हो गए थे, जबकि कुछ दल बदल चुके थे, जिससे वे पूरी तरह से असुरक्षित हो गए थे। एक दिन बाद सबके शरीर से सारे विषैले पदार्थ पूरी तरह गायब हो गए थे और उनके घावों में काफी राहत मिल गई थी। इस समय सभी लोग डेक पर एक घेरे में बैठे थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि किसी समय डेक पर एक फ्रेम और एक बर्तन रखा गया था, और कई लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, उनके मुंह तेल से लथपथ थे। सार्थक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अमृता, रेडबर्ड की आग धीमी कर दो, वरना पानी सूख जाएगा। अमृता ने बर्तन के तल में लौ की तरह काम कर रही लाल चिड़िया को पकड़ लिया और मुंह में मशरूम का एक बड़ा टुकड़ा ठूंसते हुए बोली, सार्थक, तुम्हारे जहाज पर बर्तन और घटिया किस्म के आध्यात्मिक फल क्यों हैं? सार्थक ने सहज भाव से उत्तर दिया, खैर, जब मैं समुद्र में होता हूं तो मुझे हमेशा खाने की जरूरत होती है। श्रेया वुशुंग ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, सार्थक, आपकी कला अद्भुत है। वैसे क्या आप मुझे ये कुछ कम गुणवत्ता वाले स्पिरिट फ्रूट्स दे सकते हैं? मैं समय मिलने पर इन्हें खुद बना लूंगी। सार्थक, तो फिर तुम मेरे फिश ड्रैगन गैंग के हॉटपॉट रेस्टोरेंट में आकर क्यों नहीं सीख लेते?
श्रेया वुशुंग ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, छोड़ो भी, हालांकि हॉट पॉट स्वादिष्ट होता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास खुद खाना बनाने का समय है। शिया नान के घाव काफी हद तक ठीक हो चुके थे और अब वह मुश्किल से अपनी चॉपस्टिक उठा पा रहा था। मैंने सुना है कि आपके फिश ड्रैगन गैंग के फ्रेश हॉटपॉट रेस्टोरेंट में एक खाने की कीमत दर्जनों मध्यम श्रेणी के मोती है। क्या आप इसे थोड़ा सस्ता नहीं कर सकते? सार्थक, मैंने इन्हें लागत मूल्य पर बेच दिया है। वरना क्या आपको लगता है कि ये घटिया किस्म के शराब बनाने वाले फल इतने सस्ते होते? वांग बयेयू का चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसके होठों पर लगे लाल तेल के धब्बे ने उसकी सच्चाई बता दी। हमारे गांव में क्रय शक्ति बहुत कम है और आम लोग इसे खरीद नहीं सकते। लेकिन शहर में स्थिति अलग है। वहां ज्यादातर लोग कुछ दर्जन मध्यम श्रेणी के मोती खरीद सकते हैं। सार्थक ने सिर हिलाया। हाँ, चलो कभी शहर में एक दुकान खोलते हैं। अरे, क्या आप लोगों को अभी भी कुछ मशरूम चाहिए? अमृता, हाँ। जिया टोंग, और जोड़ें। चेन किंग, क्या अभी भी कोई पीली गेंद बची है? सार्थक, इसे आलू कहते हैं, ये सरल है और याद रखना आसान है। ये कहकर सार्थक उसे लेने के लिए केबिन में दौड़ पड़ा, लेकिन असल में उसने उसे रिफाइनिंग वर्ल्ड से यूं ही निकाल लिया था। इस समय रिफाइनिंग वर्ल्ड की 60 वर्ग मीटर भूमि के आधे हिस्से में उसकी फसलें बोई जा चुकी थीं। इस बीच दूसरे समूह के सभी लोग, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो पहले ही जाग चुके थे, मुश्किल से खाना निगल पा रहे थे। दूसरों को खाते देखना बहुत अप्रिय था, खासकर तब जब खाना इतना लजीज दिख रहा था। रूपेश जाग तो चुका था, लेकिन उसकी आंखें बेजान थीं और वह हर चीज के प्रति उदासीन था, मानो वह एक मदहोश मूर्ख बन गया हो। इस पल मछली पकड़ने वाली नावें एक के बाद एक आकाश से नीचे आती हुई दिखाई दी। सबसे पहले फोन किंग और तियानिक्सिन गांव के अन्य लोग पहुंचे, उसके बाद तियानहुओ, तियानयान, तियानमू और अन्य गांवों के लोग आए। सार्थक और उसके साथियों को देखकर सब लोग दंग रह गए। क्या उन्होंने खजाने की खोज छोड़ दी थी? वे समुद्र में खाना क्यों बना रहे थे? सार्थक ने तियानमू गांव की दिशा से आती हुई मछली पकड़ने वाली नावों को देखा और एक थोड़ी गोल मटोल लड़की ने अपनी गर्दन घुमाकर कहा, अरे तियानशुई गांव के लोग, क्या आप खजाने की खोज पर नहीं गए थे? अमृता ने मुंह बनाते हुए कहा, हम कुछ देर से वापस आ चुके हैं। मियाओ मोमू, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, क्या तुम भी कुछ खाना चाहोगी? सार्थक को देखते ही मियाओ मोमू की आंखें चमक उठी। क्या सब ठीक है? सार्थक, जरूर, लेकिन आप अकेले आ सकते हैं, नहीं तो हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सार्थक के बोलते ही मियाओ मोमू उछल पड़ी, उसकी छोटी सी नाक फड़क रही थी और आंखें चमक रही थीं। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। अब तो मैं शिष्टाचार नहीं बरतूंगी। मियाओ मोमू वहां सिर्फ मुफ्त का आनंद लेने के लिए थी, उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी, और उसने ये भी नहीं पूछा कि रूपेश और बाकी लोगों के साथ क्या गलत हुआ है। कुछ देर बाद जिया वुशुंग ने पानी में गिरी एक लड़की को पुकारा, युन कियान, क्या तुम गर्मागर्म खाना खाना चाहोगी? तियान्यू गांव के युवा समूह के कप्तान युन कियान को जिया वुशुंग ने बुलाया और वह अवाक होकर बोला, क्या तुम लोग सचमुच खजाने की तलाश में आए हो? मियाओ मोमू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मियाओ मोमू ने इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया था, और इस समय उसके पास युन कियान को जवाब देने का समय नहीं था। उसने सहमति में केवल कुछ मम की आवाजें निकाली। सभी ने युन कियान के लिए जगह बनाई। ये लड़की थोड़ी अलग थलग सी लग रही थी, लेकिन मशरूम के टुकड़ों का पहला निवाला लेते समय उसके चेहरे के भाव सभी ने अनगिनत बार देखे थे। श्रेया वुशुंग, कैसा है? क्या ये स्वादिष्ट है? युन कियान, यह क्या है? ये तो मनुष्यों के बीच एक खास व्यंजन है। श्रेया वुशुंग, हमारे तियानशुई गांव में आइए, मैं आपको खाना खिलाने ले चलूंगी। सार्थक ने अमृता को कोहनी मारी, क्या वे करीब हैं? अमृता, कोई बात नहीं। मियाओ मोमू के साथ मेरी अच्छी बनती है, और जिया वुशुंग और युन कियान के साथ तो और भी अच्छी बनती है। नहीं तो वे कस्बे में हमेशा हमें तंग करते रहते। अमृता ने तियानयांग और तियानयुए की ओर इशारा किया। इस समय इन गांवों के सभी टीम लीडर अवाक रह गए। क्या आप लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? क्या आप वाकई इस प्रतियोगिता को गंभीरता से ले रहे हैं? तियानशिन गांव में फोन किंग ने मुश्किल से अपनी बात कही और बगल में खड़ी एक लड़की से पूछा, क्या आपको लगता है कि मुझे भी जाकर इस मजे में शामिल होना चाहिए? ये स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन हम अमृता को नहीं जानते। फैन किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, खैर कोई बात नहीं। वह भविष्य में अमृता और शहर के अन्य लोगों से संपर्क कर सकता है। ऐसा लगता है कि उसका और उस मोटे आदमी का कोई खास रिश्ता है। तियानयांग गांव।
गु लोंग्यू ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लगता है तियानशुई गांव में कुछ अंदरूनी कलह हो गई है। एक आदमी को नाव से बांध दिया गया है। कुछ लोग खाना खा रहे हैं जबकि बाकी लोग इधर उधर खड़े हैं, हिलने डुलने से डर रहे हैं। हे है तियानयुए गांव। शेन टोंग। तीसरे मैच में उन्होंने उस मोटे आदमी से दूरी बनाए रखी और उनके बीच आंतरिक कलह हुई। फिर भी उनके पास खाने पीने का समय था और उन्होंने तनाव का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे जरूर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। कस्बे के मेयर ने 8 ग्राम प्रमुखों को आकाश में ले गए। मेयर का चेहरा काफी गंभीर लग रहा था। सार्थक और बाकी लोग बहुत पहले ही लौट चुके थे और वे इस हॉटपॉट को 3 बार खा चुके थे, जिससे उनके मुंह में पानी आ गया था। उन्होंने अभी अभी तियानशुई गांव के मुखिया को धमकी दी थी कि वे उन्हें बाद में रेसिपी बता देंगे। अब तियानशुई गांव के बूढ़े झाओ का चेहरा स्पष्ट रूप से नाराज दिख रहा था। ये शर्म की बात थी कि उनके ही गांव से एक गद्दार निकला था। नगर प्रमुख, अरे तियानशुई गांव वालों, खाना बंद करो। दूसरा मैच खत्म हो गया है। अपना सामान निकालो। सार्थक ने बर्तन वापस केबिन में रख दिया और अमृता ने फुसफुसाते हुए कहा, हम इसे बाद में खा लेंगे। मियाओ मुमू, क्या मैं बाद में आ सकती हूँ? अमृता, जरूर। सब लोग जल्द ही सभी लोग अपने अपने पदों पर आ गए। सभी टीम लीडर एक साथ इकट्ठा हो गए। तियानशिन गांव के वयस्क समूह ने अपनी वस्तुएं नाव के अगले हिस्से में प्रदर्शित की। कप्तान ने चिल्लाकर कहा, तियानशिन गांव को 6 दुर्लभ जीव, 12 भूत मन के, 1 समुद्री लौहवृक्ष, 1 लौहवृक्ष आत्मा फल प्राप्त हुए हैं और उन्होंने 1 लौहवृक्ष संरक्षक राक्षस पत्थर आत्मा केकड़े का शिकार किया है। कई लोग घबरा गए। समुद्री लौहवृक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन लौहवृक्ष का आत्मा फल प्राप्त करने से निश्चित रूप से संरक्षक दानव पशु से युद्ध होगा, जो कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि सोचने पर लगा कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तियानेक्सिन गांव पहले से ही काफी शक्तिशाली था। तुरंत ही तियानेक्सिन गांव के युवा समूह के फोन किंग ने चिल्लाकर कहा, तियानेक्सिन गांव के युवा समूह को 3 दुर्लभ आत्मा मछली, 1 जल आत्मा लकड़ी और 1 लाल समुद्री खीरा प्राप्त हुआ है। लाल समुद्री खीरा। अन्य गांवों के कई लोग पीले पड़ गए। ये पदार्थ किसी भी मछली पकड़ने के क्षेत्र में एक बहुमूल्य वस्तु थी। इसका सेवन न केवल शारीरिक शक्ति को व्यापक रूप से बढ़ाता था, बल्कि इसमें शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा भी निहित थी, जिससे एक मछुआरे के ग्रैंड फिशिंग मास्टर स्तर तक पहुंचने की सफलता दर कम से कम 10% बढ़ जाती थी। आकाश में तियानेक्सिन गांव के मुखिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हे बुरा नहीं है। अन्य ग्राम प्रधानों ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? बस इतना ही कि तुम्हारा तियानशिन गांव अच्छी जगह पर बसा है। हो सकता है तुमने ये लाल समुद्री खीरे पहले से ही वहां रखे हों। नीचे वांग बयू ने धीमी आवाज में कहा, वे वाकई बहुत मजबूत हैं। अगर यह पिछले वर्षों में होता तो वे निश्चित रूप से नंबर 1 होते। शिया वुशुंग, हे केवल एक स्पिरिट फ्रूट। तियानशुई गांव के ग्रामीण बेहद शांत थे, लेकिन बाकी गांवों का हाल बिल्कुल अलग था। तियानहो, तियानयुए और तियानयान गांव बिल्कुल फीके पड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर तियानमू, तियानयू और तियानफेंग गांवों को कोई परवाह नहीं थी। उन्हें पता था कि वे वैसे भी जीत नहीं सकते, इसलिए वे बस हालात के साथ चलते रहे और तमाशा देखते रहे। इसके बाद तियानयान गांव ने एक प्रस्तुति दी। वयस्क समूह, 7 दुर्लभ आत्मा मछली, 1 काला लोहे का पत्थर, 1 बांस की छड़ी, 1 बांस का फल, 1 उत्परिवर्तित संरक्षक झींगा। जूनियर समूह, 4 दुर्लभ जीव, 1 शिशु कठोर खोल वाला कछुआ, 1 नीलम। तियानयुए गांव, तियानहुओ गांव, तियानफेंग गांव, तियानयू गांव, तियानमू गांव, तियानशुई गांव तक। किन हाई ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिल्लाते हुए कहा, तियानशुई गांव से 5 दुर्लभ जीव, 6 भूत मन के, 3 नीलम और 1 काला लोहे का पत्थर प्राप्त हुआ है। किन हाई आगे बढ़ नहीं सका। इस बार उन्हें और तियानयुए गांव को एक ही खजाना मिला था। पहली मुठभेड़ में दोनों पक्षों ने अपने 2 मत्स्य पालन विशेषज्ञों को खो दिया था। अपनी ताकत बचाने के लिए किन हाई के पास अपने आदमियों के साथ वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसने सोचा होगा कि वहां से निकलने के बाद उन्हें कोई और खजाना नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर दूसरे गांवों का कब्जा हो चुका था। बेबस होकर वह सबको पानी के अंदर स्थित खदान की ओर ले गया, इस उम्मीद में कि वहां से कीमती रत्न मिल जाएंगे। नतीजा साफ था, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला। हा, किसी ने मजाक में कहा, किन हाई, तुम लोग खनन करने तो नहीं गए थे ना? तियानयुए गांव, तुमने हमारी खजाना भूमि छीनने की कोशिश की, लेकिन हमें भगा दिया गया।
अब तुम्हारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची होगी, है ना? जूनियर ग्रुप में भी कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। गु लोंग्यू, मोटे, क्या तुम खनन करने गए थे? तुम्हें क्या मिला?